पहली न्यूज़ देखते हैं आज की। तो एक है 12 किल्ड एज की ब्रिज कोलैप्स इन बड़ोदरा। तो ये घटना बड़ोदरा के ज़िले में हुई है और एक गंभीर दुखद हादसा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, 9 जुलाई 2025 बुधवार को सुबह पटरा शहर के पास महीसागर नदी पर बना गंभीरा पुल का एक हिस्सा है ना अचानक ढह गया और यह करीब 40 साल पुराना था। इसकी उम्र के कारण इसकी हालत कमज़ोर हो गई थी। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है जबकि 9 घायल हो गए हैं। इस घटना से स्थानीय लोग और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अब इसका विवरण देखते हैं घटना का। तो हादसा उस समय हुआ जब कई ट्रक, वैन, अन्य वाहन पुल से गुजर रहे थे। अचानक पुल के दो खंभे के बीच का एक 15 मीटर लंबा स्लैब टूटकर नदी में गिर गया। इसकी वजह से वाहन नदी में जा गिरे और कई वाहन आपस में टकरा गए। इससे भयानक और अराजक स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, आंखों देखने वालों ने बताया नदी में वाहनों का मलबा तैर रहा था। तो सीधी बात है, ये पुल ढह गया, उसका एक हिस्सा गिर गया। अब बचाव कार्य क्या है, तो हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, राष्ट्रीय आपदा बल, ठीक है, की टीमें मौके पर पहुंच गई। बचाव कार्य में गोताखोर और नावों का इस्तेमाल किया गया। रोशन आनंद, जो कि एक बचाव कर्मी है, उन्होंने बताया कि टीम में नदी से कई लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां लोगों का इलाज चल रहा है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं कह सकते कि कितने वाहन डूबे हैं और कितने लोग मर गए हैं, सीधी बात यह है। ठीक है, तो अपन को यही पता होना चाहिए। तो इसका प्रभाव क्या है इस घटना का, यह घटना क्षेत्र में दहशत फैला गई है। लोगों में पुराने पुल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार और प्रशासन ने वादा किया है कि हादसे की गहन जांच होगी। तो सीधी बात है, अपन पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये अपने जैसे ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, पुल ढह रहे हैं, तो इसके लिए इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि क्या कदम उठाने चाहिए हैं। तो वही सब है। ठीक है, फिर नो डिसीजन येट ऑन अपडेटिंग एनपीआर अलॉन्ग विद सेंसस। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार जनगणना 2027 की तैयारी में जुट गई है, जो पहली बार पूरी तरह डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी। इस जनगणना में जाति गणना भी शामिल होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन का सवाल भी उठ रहा है, जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की तैयारी का पहला कदम माना जाता है। एनआरसी का उद्देश्य देश के नागरिक की एक सटीक सूची बनाना है, लेकिन इससे पहले भी विवाद पैदा कर दिया था। ठीक है, तो सीधी बात है, अपनी जो 2027 की जनगणना होगी वो पूरी तरह से डिजिटल रूप में होगी। ठीक है, और इसमें कास्ट सेंसस भी होगा एक तरीके से। अभी बैठक और निर्णय हुई है, तो उसमें क्या निर्णय लिए गए बैठक में, तो 3 और 4 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में जनगणना संचालन निदेशक, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण ने हिस्सा लिया। यह बैठक जनगणना 2027 की पहली चरण की तैयारी के लिए आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसका पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू होगा। बैठक में एनपीआर के डाटाबेस को अपडेट करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, तो अपन को इतना पता होना चाहिए कि 2027 वाली पूरी ऑनलाइन होगी। अब देखते हैं एनपीआर और जनगणना का संबंध देख लेते हैं। तो एनपीआर एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें देश के नागरिकों का विवरण होता है, जो सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है। यह नागरिकता नियम 2003 के तहत नागरिकता अधिनियम 2003 1955 के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, नागरिकता नियम है 2003 और जो नागरिकता अधिनियम है 1955 उसके अंतर्गत बनाया गया है। हालांकि 27 जून 2025 को रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में एनपीआर के अपडेशन का जिक्र नहीं था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभी इस पर स्पष्टता नहीं है। तो अपन को पता चल गया एनपीआर क्या है, नागरिकों का विवरण होता है, ऐसा डेटाबेस है। ठीक है, अब तैयारी और प्रक्रिया क्या कर रहे हैं अपन इसके लिए, जो 2027 की जनगणना है। तो जनगणना 2027 के गणनाकारों का प्रशिक्षण जुलाई 2025 के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा। यह पहली बार होगा जब गणनाकार मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके डेटा एकत्र करेंगे। अगस्त और सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में प्री टेस्ट किया जाएगा, जिसमें पूरी प्रक्रिया की प्रभावशीलता जांची जाएगी। यह प्री टेस्ट केवल घरेलू सुविधाओं से संबंधित सवालों तक सीमित होगा। ठीक है, तो अपन को ये है कि जिसमें प्रशिक्षण दे रहे हैं जो जनगणना करेंगे, कि उनको मोबाइल ऐप से कैसे डेटा एकत्र करने हैं और कैसे जनगणना करनी है। ठीक है, अब विवाद और चिंताएं क्या हैं, तो क्या है, एनपीआर और एनआरसी को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 2019-2020 में पश्चिम बंगाल, केरल जैसी विपक्षी शासित राज्यों ने सार्वजनिक व्यवस्थाओं की चिंता का हवाला देते हुए एनपीआर अभ्यास को रोकने की मांग की थी।
देश भर के में हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि एनआरसी से लाखों लोगों की नागरिकता पर सवाल उठता है, ठीक है, उठ सकता है। इस बार भी मुद्दे में असमंजस बना हुआ है, सरकार ने अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है, ठीक है। तो सीधी बात है, एनआरसी और एनपीआर और इनकी वजह से क्या है, नागरिकता का ये रजिस्टर है, तो अगर ये सब होगा तो फिर सवाल उठेंगे कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, ठीक है। फिर निष्कर्ष क्या है, तो ये दस्तावेज दर्शाता है कि जनगणना 2027 की तैयारी तेज़ी से चल रही है, लेकिन एनपीआर के अपडेशन को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए सरकार इसे सावधानी से संभाल रही है, ठीक है। अपन को इतना ही जानना था। फिर एएसआई अलाउ रिटायर्ड तमिलनाडु आर्कियोलॉजिस्ट टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन दी कैलाडी एक्सकेवेशन, ठीक है। तो कैलाडी खुदाई, इसका देखते हैं। तो परिचय क्या है, तो है ना, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किलाड़ी स्थल पर की गई खुदाई और इसके संबंधित विवादों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अब इसमें किलाड़ी एक पुरातात्विक स्थल, इसके बारे में देखते हैं। किलाड़ी जो मदुरई से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में शिवगंगा जिले में वैगई नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन बस्ती स्थल है, जिसे संगम युग से जोड़ा जाता है। यह स्थल तमिलनाडु के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है, क्योंकि यहाँ खुदाई से 2160 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। 2017 में पुरातत्वविद अमरनाथ रामकृष्ण, जो उस समय एएसआई के सुप्रीडेंटिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस स्थल पर खुदाई शुरू की थी। इस दौरान उन्हें 7500 से अधिक प्राचीन कलाकृतियाँ, ईंट की दीवारें, जल निकास प्रणाली और कुएं मिले हैं, जो एक विकसित शहरी सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। अब खुदाई के चरण और विवाद क्या हैं, इसमें देखते हैं। तो खुदाई के चरण, ठीक है। तो किलादी की खुदाई कई चरणों में हुई है। पहला और दूसरा चरण अमरनाथ रामकृष्ण के पर्यवेक्षण में पूरा हुआ, जहां संगम युग की सभ्यता के प्रमाण मिले। 2017 में तीसरे चरण की शुरुआत हुई, जिसमें पीएस श्री रामन ने नेतृत्व संभाला। हालांकि श्री रामन ने केवल 400 वर्ग मीटर में खुदाई ईंट संरचनाओं की निरंतरता न मिलने की बात कही, जिससे विवाद शुरू हो गया। तो क्या उन्होंने क्या पाया था कि 400 वर्ग मीटर खुदाई में ईंटें संरचनाओं की निरंतरता ना मिलने की बात कही थी। उन्होंने बोला कि निरंतर नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर केलाडी की ऐतिहासिक महत्ता को कम करने की कोशिश कर रही है। इस विवाद के कारण मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने एएसआई की खुदाई को जारी रखने और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग को शामिल करने का आदेश दिया। रिपोर्ट तैयार करने में देरी और संशोधन क्यों है, तो अमरनाथ रामकृष्ण ने जनवरी 2023 में पहले 2 चरणों की रिपोर्ट एएसआई को सौंपी, लेकिन यह रिपोर्ट 2 साल से अधिक समय तक लंबित रही। जून 2025 में एएसआई ने रामकृष्ण से रिपोर्ट संशोधन और पुनः प्राप्त करने को कहा, क्योंकि संगम युग की तारीखों और खुदाई की गहराई पर सवाल उठाए गए। एएसआई ने सुझाव दिया कि शुरुआती काल के प्रमाण बहुत प्राचीन लगते हैं और आगे विश्लेषण की जरूरत है। हालांकि रामकृष्ण ने अपनी रिपोर्ट को वैज्ञानिक रूप से सटीक बताते हुए संशोधन से इनकार कर दिया और इसके निष्कर्षों का बचाव किया, जो भूस्तरीय अनुक्रम और त्वरित द्रव्यमान परिमाण एएमएस पर आधारित थे, ठीक है। तो अपन को पता होना चाहिए, तो स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस, ठीक है, और एएमएस ये किससे रिलेटेड है। फिर पीएस श्री रामन की भूमिका, 2019 में सेवानिवृत्त हुए पीएस श्री रामन को हाल ही में एएसआई ने किलाडी और कोडू मुनाल की खुदाई की रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति दी है। श्री रामन, जो चेन्नई से संबंधित सामग्री तक पहुंच रखते हैं, ने कहा कि जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह कदम एएसआई और तमिलनाडु सरकारों के बीच चल रहे मतभेदों के बीच उठाया गया है, जहां राज्य सरकार खुदाई जारी रख रही है और किलाड़ी संग्रहालय स्थापित कर चुकी है, जो हजारों पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। तमिलनाडु और केंद्र के बीच टकराव क्या है, तो केलाडी विवाद केवल एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, यह सांस्कृतिक गर्व, ऐतिहासिक मान्यता का मुद्दा है बन गया है। केंद्र सरकार वैज्ञानिक सत्यापन पर जोर देती है, जबकि तमिलनाडु सरकार इसे एक सांस्कृतिक पहचान से जोड़ती है। 2024-25 में चौथे चरण और 10वें चरण की शुरुआत के साथ तमिलनाडु पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा है, जिसमें प्राचीन वस्तुओं की खोज जारी है। तो सीधी बात है कि जो अपनी तमिलनाडु सरकार है, वो तो ये बोल रही है कि केंद्र वाले हमारे साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, हमारी जो ये पुरातत्व स्थल है, और केंद्र वाले उसको वैज्ञानिक तरीके से करवा रहे हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत पाई जा रही हैं, तो उन्हीं के लेके विवाद है। अपन को तो बस इतना होना चाहिए किलाड़ी कहाँ पर है और किससे रिलेटेड है, संगम काल से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलो। फिर है मीटिंग इन दिल्ली टू रिजॉल्व SYL इशू यील्ड नो आउटकम। तो इसका क्या है,
अब इसमें बैठक और उद्देश्य क्या हुए हैं? तो SYL नहर हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे का एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है। यह नहर सतलज यमुना नदियों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी ताकि हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिल सके, जिसका वादा 1966 में दोनों राज्यों के पुनर्गठन के समय किया गया था। हालांकि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से यह विवाद राजनीतिक और कानूनी जटिलताओं में उलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए मध्यस्थता की पहल की, जिसके तहत यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में भागीदारी। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य इस लंबे समय से लंबित मुद्दे को सुलझाना था। आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा। दोनों राज्यों के नेताओं ने इस समस्या को जल्द समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बैठक के परिणाम। तो हालांकि बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, यह अनिर्णायक रही। दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिससे स्पष्ट होता है कि पानी के बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। फिर भी यह निर्णय लिया गया कि दोनों मुख्यमंत्री अगस्त की शुरुआत में जल शक्ति मंत्री के साथ फिर से मिलेंगे ताकि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण समाधान खोजा जा सके। तो सीधी बात तो ये है कि SYL का मुद्दा क्या है। अब नेताओं के बयान और इनको तो छोड़ते हैं, पंजाब का रुख देखते हैं अपन। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर पंजाब को सिंधु नदियों में हिस्सा मिले तो यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने SYL नहर के बजाय यमुना सतलुज लिंक नहर के विचार को आगे बढ़ाया है, जो एक वैकल्पिक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। यह सुझाव विवाद को एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन इसके पीछे की मंशा और व्यवहार्यता अभी भी चर्चा की बनी हुई है। तो SYL की तो वो बात नहीं कर रहे हैं, यमुना सतलुज लिंक है ना, इस नहर के विचार को आगे बढ़ाया है उन्होंने। तो बस यही वो कह रहे हैं। फिर आगे चले हैं तो वो SYL सतलज यमुना लिंक की जगह यमुना सतलज लिंक की बात कर रहे हैं, सही है। फिर वर्तमान स्थिति में और चुनौतियां क्या हैं? तो बैठक से स्पष्ट है कि SYL नहर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है और दोनों राज्यों के बीच आपसी समझ बनाने में समय लगेगा। पंजाब का तर्क है कि उसके पास पानी की कमी है, जबकि हरियाणा अपने हिस्से के पानी की मांग पर अड़ा हुआ है। केंद्र सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है, लेकिन यह संवेदनशील मुद्दे पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही है, अपन को इतना पता होना चाहिए। फिर आगे चले। मेडिक्स थ्रीटन्स स्टेर ओवर दी महाराष्ट्र मूव टू अलाउ होम्योपैथ्स टू प्रैक्टिस एलोपैथी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में होम्योपैथी डॉक्टरों को आधुनिक चिकित्सा में अभ्यास की अनुमति देने के लिए लेकर विवाद मच गया है। ठीक है, तो सीधी बात है, जो होम्योपैथी वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनको एलोपैथी में अभ्यास की अनुमति दे रही है महाराष्ट्र सरकार, उसके रिलेटेड यहाँ पे विवाद हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भारतीय चिकित्सा संघ और महाराष्ट्र सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को नाराज कर दिया है इससे। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों ने हड़ताल की धमकी दे दी है। अब इसमें क्या है? तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक विवादास्पद निर्णय लिया है, जिसमें होम्योपैथी डॉक्टर को जो एलोपैथी है, ठीक है, उनके कोर्स की अनुमति दे दी गई है। यह कोर्स सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी द्वारा संचालित होगा और इसमें फार्माकोलॉजी का प्रशिक्षण शामिल होगा। इस फैसले का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं में कमी को पूरी करना है, लेकिन इसे IMA और MSRDA द्वारा अवैज्ञानिक और गैरकानूनी माना जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यार होम्योपैथी वाले एलोपैथी की कोर्स कैसे कर सकते हैं, उनकी तो डिग्री अलग है, उनका तो काम ही अलग है। विरोध और हड़ताल की धमकी। तो IMA के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कदम और MSRDA ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। अगर सरकार 19 जुलाई 2025 तक इसका जवाब नहीं देती तो अखिल पट्टी डॉक्टर, मतलब पूरे ऑल इंडिया के जो डॉक्टर हैं, 11 जुलाई 2025 से 24 घंटे तक हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर प्रदर्शन करेंगे और मुंबई में मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। MSRDA के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत हेगड़े ने कहा कि यह कदम चिकित्सा सेवाओं को कमज़ोर करेगा। सर्जरी परामर्श, रूटीन चेकअप शामिल हैं इसमें। तो सीधी बात है, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि होम्योपैथी वाले एलोपैथी की कैसे दे देंगे, और बिल्कुल सही है। तो यही है मेन। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं अपन। निष्कर्ष भी क्या ही देखें, जब इस पर रिजल्ट आएगा जब देखेंगे। फिर इजराइल ने फारस पहेली को हल करने में असफलता, एक विस्तृत विश्लेषण आया है। तो ये एक एडिटोरियल था। तो इजराइल और ईरान के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा है, जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय प्रभाव, परमाणु महत्वाकांक्षा और प्रॉक्सी से उत्पन्न हुआ है।
इस लेख में उल्लेख है कि इसराइल ने हाल ही के वर्षों में ईरान के खिलाफ कई सैन्य कार्रवाई की हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना, इसके क्षेत्रीय सहयोगी जैसे हिजबुल्ला और हमास पर हमले शामिल हैं। इस तनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की संभावना है, जिसे इसराइल एक प्रमुख खतरे के रूप में देखता है। तो हाल ही की सैन्य कार्रवाई क्या है? जून 2025 में लेख के अनुसार इसराइल ने 5 जून 2025 को एक बड़े पैमाने पर हवाई हमले की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ईरान के सैन्य ठिकाने और इसके सहयोगी समूह को निशाना बनाना था। इस हमले में मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग किया गया, जिसमें ईरानी सैन्य सुविधा, विशेष रूप से दक्षिणी ईरान में नुकसान हुआ है। लेख में बताया गया है कि अभियान का लक्ष्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को कमजोर करना था। हालांकि यह हमला अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे इसराइल के कुछ ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी गईं। अब ईरान का जवाब और परिणाम क्या है? तो ईरान ने इस हमले को अवैध और क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की। लेख में उल्लेख है कि ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग कर इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित रही। इसके बावजूद इसराइल ने इसे विफलता के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। लेखकार का मानना है कि इसराइल ने इस अभियान से पहले गलत आकलन किया, जिसके कारण फारसी फैली हल करने में असफल रहा है। ठीक है, तो सीधी बात तो ये है कि वो उनके जो परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम है उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है इसराइल ईरान वालों के। फिर क्षेत्रीय प्रभाव और सहयोगी कौन है? तो इस संघर्ष में सीरिया, लेबनान, यमन जैसे देश भी शामिल हुए हैं, जहाँ ईरान के प्रॉक्सी समूह जैसे हिजबुल्ला सक्रिय हैं। तो ठीक है, इसराइल ने इन क्षेत्रों में भी सैन्य कार्रवाई की, लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं रहे। लेख में यह बताया गया है कि अमेरिका ने इसराइल को खुफिया और सैन्य सहायता प्रदान की, लेकिन इसकी भूमिका सीमित रही। ईरान के सहयोगी समूहों ने भी जवाबी हमले किए, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया। ठीक है, अमेरिका, खुफिया और ईरान का परमाणु कार्यक्रम। तो देखें, लेख में उल्लेख है कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया है, जो और पिछले कुछ वर्षों में इसके यूरेनियम संवर्धन क्षमता में वृद्धि हुई है। हाल के मामलों के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को सुरक्षित रखा है। लेखकार का कहना है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में इसराइल की विफलता इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बन गई है। तो सिंपल सी बात है कि इसराइल की विफलता है ना, वो हो गई यहाँ पे। फिर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका क्या है? तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की कोशिश की। ठीक है, ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच बातचीत की पहल की, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा है। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की बात कही, लेकिन ईरान ने खारिज कर दिया। फिर निष्कर्ष क्या है? तो लेख का निष्कर्ष है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति में असफलता का सामना किया है, और ये फारसी जो पहेली है इसको हल करने में नाकाम रहा है। ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम अब भी सक्रिय है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देशों की सीमित भूमिका ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। तो सीधी बात है, तो बिना व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के इस संकट का समाधान संभव नहीं होगा। मध्य पूर्व में शांति अभी भी एक दूर की कौड़ी है। तो ये अब एक एडिटोरियल था। फिर रेलवे पर लापरवाही से हुई मौत, एक विस्तृत विश्लेषण है, ये भी एक एडिटोरियल है। तो घटना क्या थी? घटना तमिलनाडु के कडलोर जिले में मन्नई नादू गेट पर 7 जुलाई 2025 को हुई, जब एक ट्रक जिसमें बच्चे सवार थे दैनिक विल्लुपुरम माइलादुतुरई पैसेंजर ट्रेन से टकरा गया। हादसा 9:55 बजे का है, सुबह के टाइम का, जब ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। ट्रक चालक ने गेट कीपर की संकेत पर गेट पार करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में ट्रक सवार 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। कारण और लापरवाही। रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना गेट कीपर की लापरवाही के कारण हुआ है। गेट कीपर ने ट्रेन के आने से पहले गेट खुला छोड़ दिया और सो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हादसा हुआ। कुछ गवाहों का कहना है कि गेट कीपर ने ट्रेन की आवाज़ सुनने के तुरंत बाद कार्रवाई नहीं की। ट्रक चालक ने भी संकेत को गलत समझा और गेट पार करने की कोशिश की। दक्षिणी रेलवे के एक अधिकारी ने इसे मानव त्रुटि और गैर तालाबंद स्तर यानी कि नॉन इंटरलॉक्ड स्तर क्रॉसिंग गेट की कमी से जोड़ा है। गैर तालाबंद स्तर क्रॉसिंग की समस्या। तो दस्तावेज में उल्लेख है कि यह घटना एक गैर तालाबंद स्तर क्रॉसिंग पर हुई है, जहां ट्रेन और सड़क यातायात के बीच स्वचालित सुरक्षा प्रणाली नहीं है। भारत में लगभग 10,053 ऐसे स्तर क्रॉसिंग हैं, जिनमें कई दक्षिणी रेलवे क्षेत्र में हैं। इन गेटों पर केवल मानव संचालन होता है। अक्सर गेट कीपर की अनुपस्थिति या लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। लेख में सुझाव है कि सभी मानव संचालित स्तर क्रॉसिंग को तालाबंद सिस्टम से लैस करना चाहिए। तो सीधी बात है, जो अपनी फाटक वगैरह होती है ना, वहाँ पे मैनुअल काम होता है, मतलब इंसान करता है वहाँ पे, जो भी ऑटोमेटिक नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब इन सब चीज़ों को भी ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान से त्रुटियाँ हो जाती है, कभी सो जाता है, कभी कुछ कर रहा होता है, तो उसकी वजह से हादसे होते रहते हैं।
तो अपन को यही है। अब इसमें सुझाव क्या है? तो लेख में सुझाव दिया गया कि भारतीय रेलवे को सभी मानव संचालित स्तर क्रॉसिंग पर तालाबंद प्रणाली लागू करनी चाहिए जो ट्रेन और सड़क यातायात के बीच टकराव को रोक सके। इसके अलावा गेट कीपरों के लिए नियमित प्रशिक्षण निगरानी की आवश्यकता है। ठीक है, रेलवे को मानव जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और इन परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करना चाहिए। बस यही है। फिर आगे चले, कैट बॉन्ड्स और प्राकृतिक आपदा के लिए योजना। तो कैट बॉन्ड क्या है? तो कैट बॉन्ड एक अनोखा हाइब्रिड वित्तीय उत्पाद है जो बीमा और पूंजी को जोड़ता है। ये बॉन्ड बीमा कंपनियों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली वित्तीय हानि से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनका उपयोग तब होता है जब कोई बड़ी आपदा बीमा कंपनी की परंपरागत क्षमता से अधिक नुकसान पहुंचाए। बॉन्ड निवेशकों को उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कोई निश्चित आपदा घटित हो जाती है तो निवेशकों को मूलधन जोखिम में पड़ सकता है। तो कैसे काम करता है ये कैट बॉन्ड? ठीक है, तो जोखिम अंतरण। बीमा कंपनियां आपदा के जोखिम को निवेशकों को हस्तांतरित करती है। अगर कोई आपदा होती है तो बॉन्ड्स का मूलधन बीमा दावों के लिए उपयोग होता है। ठीक है, उच्च उपज। निवेशकों को जोखिम के बदले उच्च ब्याज दर मिलती हैं जो सामान्य बॉन्ड से अधिक होती हैं। ट्रिगर इवेंट। तो बॉन्ड में एक विशिष्ट ट्रिगर इवेंट है। ठीक है, जैसे कि हवा की गति, भूकंप की तीव्रता होता है। अगर यह ट्रिगर पूरा होता है तो बॉन्ड्स सक्रिय हो जाते हैं। समय सीमा। ये बॉन्ड्स आमतौर पर 1 से 3 साल की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। तो अपन को पहले तो पता होना चाहिए कैट बॉन्ड क्या है। तो कैट बॉन्ड में क्या है, निवेशक कोई बीमा कंपनी में निवेश करते हैं और अगर कोई आपदा नहीं आ रही है तब तो उनको उच्च रिटर्न मिलता है, पर जैसे कोई आपदा आ गई तो उसको जो आपदा के एवज में जो कंपनी को चुकाना है रुपया, तो उसकी उसकी क्षमता के से ज़्यादा होता है। तो जो भी उसने निवेशकों से रुपए लिए हैं फिर उनके थ्रू वो चुकाती है। तो यही है कैट बॉन्ड। अब भारत के लिए प्रासंगिकता क्या है? तो लेख में सुझाव दिया गया है कि भारत जो चरम मौसम घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, कैट बॉन्ड का उपयोग कर सकता है। भारत सरकार या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन बॉन्ड के प्रमुख प्रयोजक हो सकते हैं। इससे बीमा कंपनियों को और सरकार को आपदा के बाद त्वरित धन उपलब्ध हो सकता है, जिससे पुनर्निर्माण तेज हो सकता है। तो सीधी बात तो ये है। तेजी से भुगतान। कैट बॉन्ड आपदा के बाद तुरंत धन उपलब्ध कराते हैं जो परंपरागत बीमा से तेज हैं। जोखिम में कमी। तो सरकार और बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय जोखिम कम होता है। निवेशकों के लिए आकर्षक। उच्च उपज के कारण ये बॉन्ड निवेशकों के लिए आकर्षक है। और आर्थिक स्थिरता। पुनर्निर्माण के लिए धन की कमी से बचा जा सकता है। तो यही है, अपन को कैट बॉन्ड पता होनी चाहिए कैट बॉन्ड क्या है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो हिमाचल ने एनएएस में उच्च रैंक कैसे हासिल की, एक विस्तृत विश्लेषण है, मतलब एडिटोरियल है। अब अगली ये देखते हैं एनएएस क्या है और इसका महत्व क्या है। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल जो भी है, अभी ये उपलब्धि का तो पता नहीं, अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का परिणाम 2 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जो कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन करता है। सर्वेक्षण भाषा, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में छात्रों की क्षमता को मापता है। राज्य सरकारों को शिक्षा नीति में सुधार के लिए डेटा प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश ने सर्वेक्षण में शीर्ष 5 राज्यों में जगह बनाई है इसके, और जो इसके 16वें स्थान से उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। तो पहले इसका 16वां स्थान था, अब ये कौन से पे आ गया, पहले पे। हिमाचल की सफलता के पीछे कारण, तो शिक्षा में सुधार की प्रतिबद्धता। ठीक है, दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों पे ध्यान दिया है इन्होंने। तो हिमाचल के लगभग 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। फिर शिक्षक प्रशिक्षण और प्रबंधन। तो राज्य ने शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे शिक्षण क्षमता में सुधार हुआ है। फिर है डेटा आधारित नीति। तो हिमाचल ने एनएएस जैसे सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग कर शिक्षा नीति में सुधार किया है। और चुनौती और सुधार की प्रक्रिया। तो पिछला प्रदर्शन, हिमाचल का पिछला प्रदर्शन 16वां था, जो इसकी शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता था। राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति की है। सुक्खू सरकार का योगदान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया। उनकी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया। फिर चुनौती क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसी समस्याओं का समाधान किया गया है। फिर एनएएस में हिमाचल का प्रदर्शन। तो हिमाचल ने कक्षा 3, 6, 9 के छात्रों के बीच भाषा, गणित, विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि राज्य ने छात्र राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्कोर कर रहा है राज्य का छात्र, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। और यह सफलता राज्य सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और समुदाय की भागीदारी का परिणाम है। तो अपन को यहाँ से सीखना चाहिए, ठीक सिंपल सी बात तो ये है। तो निष्कर्ष क्या है, हिमाचल प्रदेश ने एनएएस 2023 में उच्च रैंक
हासिल करने के लिए शिक्षा सुधार, ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान दिया और डेटा आधारित नीति अपनाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू और शिक्षा विभाग के प्रयासों ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। तो अपन को इतना पता होना चाहिए, राज्य के लिए एक मॉडल हो सकता है। ठीक है, आगे चलें अपन। फिर जैगुआर जेट क्रैश हो गया है तो पायलट की मौत हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जैगुआर जेट 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चूरू जिले में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा सुबह के समय कृषि क्षेत्र में हुआ। पायलट की मौत हो गई। दुर्घटना में 2 पायलट, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट लोकेंद्र और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षय की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की पहचान बाद में की गई। प्रभाव क्या हुआ है, हादसे से आसपास के क्षेत्र में आग लग गई जिससे संपत्ति को नुकसान हुआ है। फिर कारण और जांच देखें तो तकनीकी खराबी। आईएएफ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई है। एक जांच समिति का गठन किया गया है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। प्रशिक्षण उड़ान थी, यह विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था। ठीक है, जो रक्षा बलों की दिनचर्या का हिस्सा थी। अधिकारियों ने इसे दुखद घटना माना है। तो नॉर्मल ये प्रशिक्षण मिशन था, मतलब नॉर्मली दिनचर्या के मिशन होते हैं ना, वो कार्य कर रहा था। फिर पिछली घटना, तो यह 2025 में जैगुआर जेट की तीसरी दुर्घटना है जो आईएएफ की उड़ान सुरक्षा पर सवाल उठाती है। फिर अपन देखें जैगुआर जेट और इसके इतिहास। तो विमान का विवरण। जैगुआर एक ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी स्पे कैट द्वारा विकसित 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे आईएएफ ने 1970 के दशक में शामिल किया है। तो ये तो ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनी है स्पे कैट, उसने बनाया है। पिछली दुर्घटना इस साल 2 अन्य जैगुआर क्रैश हो गए हैं जिसमें पायलट सुरक्षित बच गए। ये तीसरी घटना गंभीर साबित हुई है। ठीक है, अपन को इतना याद रखना चाहिए। फिर प्रभाव और चिंता क्या है, तो आईएएफ की प्रतिष्ठा। बार बार होने वाले दुर्घटनाओं ने आईएएफ की उड़ान सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया है। पायलटों का बलिदान। दोनों पायलटों की मौत ने वायुसेना परिवार और उनके परिजनों को गहरा दुख पहुंचाया है। तकनीकी सुधार की मांग है। विशेषज्ञों का मानना है पुराने विमानों को अपग्रेड करने या नए विमानों में निवेश करने की ज़रूरत है अभी। तो अपन को इतना पता होना चाहिए। फिर है कि भारत ने आतंकवादी वित्त पोषण पर एफएटीएफ रिपोर्ट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्या है, यह लेख कार्रवाई बल जो एफएटीएफ की एक रिपोर्ट पर केंद्रित है जिसमें भारत ने आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह रिपोर्ट 2022 नेशनल रिस्क असेसमेंट पर आधारित है जो भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को दर्शाती है। फिर एफएटीएफ क्या है, तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। एफएटीएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए नीतियाँ बनाता है। भारत की भूमिका क्या है, भारत एफएटीएफ का एक प्रमुख सदस्य है। इसकी ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद अपनी सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने में सक्रिय रहा है। फिर 2022 की एनआरए, तो यह रिपोर्ट भारत की आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम का मूल्यांकन करती है जिसमें भारत ने प्रायोजक के रूप में योगदान दिया है। अब सीधी बात यह है, तो भारत का योगदान क्या है, आतंकवाद पर ध्यान। भारत ने एफएटीएफ रिपोर्ट में आतंकवादी वित्त पोषण पर जोर दिया है, खासकर दक्षिणी एशियाई और मध्य पूर्व में सक्रिय आतंकी समूह पर। फिर डेटा और विश्लेषण, तो भारत ने अपनी खुफिया जानकारी और वित्तीय निगरानी प्रणाली के आंकड़ों को साझा किया है जिससे रिपोर्ट में सटीकता आई है। फिर प्रभावी कार्रवाई, तो भारत ने आतंकवादियों की वित्तीय गतिविधियों पर नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए एनआईए, ईडी जैसे संगठनों के प्रयासों को उजागर किया है। तो ये अपन और कार्य ये कर रहे हैं, एनआईए और ईडी और ये सब बना रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं, दक्षिण एशिया पर यहाँ पे जोर दिया है, खासकर अफगानिस्तान पाकिस्तान आतंकवादी वित्त पोषण के प्रमुख केंद्र हैं। फिर पाकिस्तान की आलोचना की गई है और भारत के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो बस यही है, अपन को तो इतना याद रखना है। फिर एक और है क्या है, तो एफएटीएफ रिपोर्ट में राज्य प्रायोजित आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में एक विस्तृत विश्लेषण है। तो एफएटीएफ की नवीनतम रिपोर्ट पर केंद्रित है लेख जिसमें राज्य प्रायोजित आतंकवाद को एक अलग खंड के रूप में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में भारत की स्थिति को मजबूती मिली है जो लंबे समय से पाकिस्तान को आतंकवाद का एक स्रोत मानता आया है। एफएटीएफ और रिपोर्ट का संदर्भ क्या है, तो एफएटीएफ तो क्या है वो अपन ने देख लिया और रिपोर्ट का महत्व भी देख लिया। राज्य प्रायोजित आतंकवाद का उल्लेख क्या है, तो नया खंड एफएटीएफ ने इस रिपोर्ट में राज्य प्रायोजित आतंकवाद को एक अलग वर्ग में रखा है जिसमें उल्लेख किया गया है कि कुछ राष्ट्रीय सरकारें आतंकवादी संगठनों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करती है। प्रकार की सहायता क्या है, रिपोर्ट में कहा गया है कि सहायता प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन, रसद और सामग्री सहायता के रूप में हो सकती है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। फिर पाकिस्तान का उल्लेख, तो भारत के दावों को मजबूत करते हुए रिपोर्ट ने एक संकेत दिया कि पाकिस्तान आतंकवादी वित्त पोषण का एक प्रमुख स्रोत है जो भारत के लंबे समय से चले आ रहे आरोपों को पुष्ट करता है। ठीक है, तो सीधी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान का नाम दे दिया है एफएटीएफ ने कि यहाँ पे क्या है, ये आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद है।
ठीक है, अपने एक टॉपिक है उसको देख लेना है। फिर अपन आगे चलते हैं। ईआरओ को दस्तावेजों के अभाव में मतदाता समावेश का निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है, तो इलेक्शन कमीशन के एक नए मैनुअल पर केंद्रित है ये वाला लेख, जिसमें चुनावी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि जो ईआरओ होता है को दस्तावेजों के अभाव में मतदाता सूची में समावेश या बहिष्कार करने का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। यह कदम विवादास्पद माना जा रहा है, खासकर विपक्षी दलों द्वारा। अब ईआरओ के अधिकार का विस्तार क्या है, तो नया मैनुअल 2023 के मार्च में जारी इलेक्शन कमीशन मैनुअल के अनुसार ईआरओ को प्रमाण के अभाव में समावेश का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। यह तब लागू होता है जब मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होते। प्रक्रिया, ईआरओ स्थानीय जांच पड़ताल कर सकते हैं जिसमें गांव अधिकारी, बीएलओ और गवाहों के बयान शामिल हो सकते हैं, और वो यह तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हो या बाहर रहे। फिर है शारीरिक सत्यापन, अगर ज़रूरत पड़े तो ईआरओ भौतिक सत्यापन के लिए क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे शारीरिक सत्यापन भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो ईआरओ भौतिक सत्यापन के लिए क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। ठीक है, अब दस्तावेजों की अनुपस्थिति में निर्णय, तो वैकल्पिक सबूत, अगर जन्म तिथि, निवास प्रमाण, अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो ईआरओ स्थानीय गवाह और बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। सीमित दस्तावेज, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 11 दस्तावेजों की सूची अनिवार्य नहीं है। ईआरओ को लचीलापन दिया गया है कि वे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला करें। विवाद क्या है, विपक्षी दलों का आरोप है यह कदम शासक पार्टी के प्रभाव में लिया गया है जो मतदाता सूची में हेरफेर का रास्ता खोल सकता है। तो सीधी बात है कि उनको 11 डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, अब 11 नहीं है और तो उनके पास तो जो ईआरओ है ना, वो अपने विवेक से उनको मतदाता सूची में जोड़ सकता है, हटा सकता है, बस यही है। तो ये यहाँ पे और लिख रहा है प्रशासनिक अधिकारी, ईआरओ जो आमतौर पर तहसीलदार या अन्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं को स्थानीय स्तर पर जांच का अधिकार दिया गया है। बीएलओ का सहयोग, बूथ लेवल ऑफिसर ईआरओ को स्थानीय जानकारी और गवाहों के बयान प्रदान करते हैं। निर्णय प्रक्रिया, अगर कोई व्यक्ति 11 दस्तावेजों में कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाता तो ईआरओ को यह तय करना होगा कि मतदाता सूची में शामिल किया जाए या नहीं। तो ईआरओ ही मेन हो गया एक तरीके से, पर यही है। फिर आगे देखते हैं अगला क्या है, तो एक है NISTR डाइविंग सपोर्ट जहाज, स्वदेशी तकनीक और समुद्री नवाचार का एक विस्तृत विश्लेषण है। तो ये दस्तावेज विशाखापट्टनम शिपयार्ड में निर्मित एक स्वदेशी जहाज पर केंद्रित है जो भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दस्तावेज में जहाज की तकनीकी विशेषताओं, उद्देश्य, समुद्री नवाचार के पहलू का उल्लेख है, हालांकि यह सामान्य शब्दावली सूची के रूप में प्रस्तुत है। फिर देखते हैं आगे, तो इसमें क्या है, स्वदेशी निर्माण है। ठीक है, तो पहला स्वदेशी डिज़ाइन निर्माण वाला डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो क्या है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है ये। फिर इसका नाम और अर्थ, तो निस्तार है इसका नाम, शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या उद्धार, जो इस जहाज के उद्देश्य को दर्शाता है। प्रदर्शन क्या है, ये जहाज गहरे समुद्र में गोता लगाने, बचाव कार्य, पनडुब्बी सहायता जैसे जटिल समुद्री गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब इसको देखते हैं, आकार या टन, तो जहाज की लंबाई 118 मीटर है, वजन इसका 10,000 टन है, जो शक्तिशाली समुद्री पोत बनाता है। गोता गहराई, तो 300 मीटर तक गहरे समुद्र में संतृप्ति यानी सैचुरेशन डाइविंग करने में सक्षम है, जो पनडुब्बी बचाव और समुद्र तल अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है। उपकरण क्या है, तो जहाज में अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण और रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल हैं जो जटिल जलमग्न मिशनों को अंजाम देने में सहायता करता है। तो सीधी बात है, डाइविंग शिप है ये एक तरीके से, निस्तार नाम है इसका, सबसे बड़ी बात है। अब इसमें स्वदेशी और आत्मनिर्भर तकनीकी प्रगति, तो क्या है, आत्मनिर्भर भारत, यह जहाज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है जिसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो अपन को एक चीज़ ये याद रखनी है। फिर और क्या करते हैं, और इसके उद्देश्य क्या है, तो पनडुब्बी बचाव कार्य में यूज़ होता है, समुद्री सुरक्षा में यूज़ होता है यह जहाज, खोज बचाव, ठीक है, निरंतर गश्त, गैर लड़ाकू निकासी संचालन जैसे कार्यों को संभाल सकता है, जलमग्न मिशन में यूज़ हो सकता है। बस अपन को यही सब याद रखना है। फिर आगे चलें, इसका नाम है निस्तार। फिर एक है मोदी जी की, क्या है, नामीबिया में एक क्या हुई है, दौरा हुआ है, तो उन्होंने कहा है यह लेख नरेंद्र मोदी के नामीबिया दौरे पर केंद्रित है जहां उन्होंने भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। इस दौरान मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया और UPI डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने की सराहना की गई। फिर यात्रा और संदर्भ का उद्देश्य, तो 2 दिवसीय यात्रा है। PM मोदी ने 9 जुलाई 2025 को नामीबिया की यात्रा शुरू की गई जो उनकी दक्षिणी ग्लोबल साउथ यात्रा का हिस्सा थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अफ्रीकी संबंधों को मजबूत करना था।
विशेष सत्र। मोदी ने नामीबिया के संसद में एक विशेष सत्र को संबोधित किया जहां उन्होंने सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया है। फिर ऐतिहासिक संबंध देखें तो भारत और नामीबिया के बीच 1940 के दशक से संबंध है, जब भारत ने नामीबिया की आज़ादी के लिए समर्थन दिया था। ठीक है, तो सीधी बात तो यही है। फिर नामीबिया के साथ संबंध में देखें तो ऐतिहासिक समर्थन, भारत ने नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र में समर्थन दिया और 1946 में संयुक्त राष्ट्र में इसकी स्वतंत्रता का कारण बना। फिर आर्थिक साझेदारी, तो दोनों देशों ने जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और लचीला बुनियादी ढांचा गठबंधन यानी रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस में सहयोग की शुरुआत की है। फिर सम्मान, तो नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नडेटवाह ने मोदी को मोस्ट ग्लोरियस अवार्ड ऑफ द वेलविचिया मेराबिलिस सम्मान से नवाजा है। तो क्या है, मोस्ट ग्लोरियस अवार्ड, ऐसे याद रख लेंगे अपन तो, ऑर्डर ऑफ दी, ठीक है, इससे कर दिया है। फिर यूपीआई और तकनीकी सहयोग, तो यूपीआई लॉन्च, तो नामीबिया में यूपीआई प्रणाली को इस साल बाद में लॉन्च किया जाएगा, जो भारतीय नेशनल पेमेंट एनपीसीआई और नामीबिया बैंक के सहयोग से संभव होगा। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो यह कदम अफ्रीका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा और भारत की तकनीकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करेगा। बस यही हुआ है यहाँ पे। फिर क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव क्या है, तो इंडो पैसिफिक, भारत और नामीबिया का सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। फिर यहाँ पे SWAPO के साथ संबंध, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है SWPO के साथ भारत के साथ समर्थन नामीबिया की आज़ादी में महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो ये सब है। फिर और अपन देखते हैं, फिर एक न्यूज़ है शुक्ला, अंतरिक्ष में किसान बने, मेथी और हरे चने की खेती का विस्तृत विश्लेषण। तो यह लेख भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर की गई वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित है, जहां उन्होंने मेथी और हरे चने के बीजों का अंकुरित किया है और अंतरिक्ष में खेती का प्रयोग किया है। यह प्रयोग भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर अंतरिक्ष में खेती, शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अंतिम चरण ISS में मेथी और हरे चने के बीजों को पेड्री डिश में अंकुरित किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पे स्टोरेज फ्रीजर में रखा। फिर माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव, यह अध्ययन माइक्रोग्रेविटी के बीज अंकुरण और प्रारंभिक विकास चरण पर प्रभाव को समझने के लिए किया गया है। ठीक है, तो अपन को इतना याद रखना है कि उन्होंने अब यहाँ पे एक नया क्या कर लिया है, एक्सपेरिमेंट किया है, किसकी, मेथी और हरे चने से रिलेटेड। ठीक है, बस यही है। अब ये वैज्ञानिक लक्ष्य और परिणाम क्या है, तो पोषण और ऑक्सीजन, मेथी और हरे चने के अंकुरों का अध्ययन उनके भोजन, ऑक्सीजन उत्पादन और जैव ईंधन के रूप में उपयोग की संभावना के लिए किया जा रहा है। लचीलापन, इन पौधों के अंतरिक्ष में जीवन को बनाए रखने और मानव मिशनों के लिए समर्थन करने की क्षमता का मूल्यांकन होगा। 6 किस्में, प्रयोग में 6 विभिन्न किस्मों के पौधों को उगाया गया है जिनका जेनेटिक विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रयोग और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, तो एल्गी और माइक्रो एल्गी, तो शुक्ला ने एक अन्य प्रयोग में एल्गी और माइक्रो एल्गी की खेती की जो भोजन, ऑक्सीजन और जैव ईंधन के स्रोत हो सकते हैं। फिर स्टेम सेल अनुसंधान, शुक्ला ने स्टेम सेल अनुसंधान पर भी कार्य किया, जहां वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में कोशिकाओं की वृद्धि या चोट में मरम्मत संभव है। और एक है चिकित्सा और प्रौद्योगिकी, यह प्रयोग अंतरिक्ष में मानव जीवन को बनाए रखने और चिकित्सा प्रकृति के लिए आधार प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो शुक्ला की भूमिका और उपलब्धि क्या है, अंतरिक्ष में खेती, तो शुक्ला ने अंतरिक्ष में किसान की भूमिका निभाई है, एक अनूठा प्रयोग है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए गर्व की बात है। बस यही अपन को याद रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो एक स्टारलिंक की भारत में मंजूरी और प्राधिकरण, तो सीधी बात है, ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आज की न्यूज़ हो गई ख़त्म।